अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, हल्क़े असम्बली खैरताबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम अराकीन और रुफ़क़ा, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा शहज़ादे गौसे आज़म, मेरे भाई हज़रत मौलाना शब्बर पाशा साहब, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज मदारसा मख्ता में जलसे हालात हाज़रा के उन्वान से जलसे को मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ ताकि आपको ये बात बता सकूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना के असम्बली इंतख़ाबात के सिलसिले में जो फ़ैसले लिए हैं, वो फ़ैसला मजलिस ने ये लिया है कि जहाँ कहीं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे, आप वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में वोट दीजिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करिए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को, आपकी मताए अज़ीज़ को, उनके उम्मीदवारों को कामयाब करिए। और जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार नहीं होगा, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फ़ैसला लिया है कि आप रियासत तेलंगाना में तीसरी मर्तबा मामू को तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाइए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फ़ैसला लिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब ये फ़ैसला लिया तो उसके बाद से मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बड़ी एक परेशानी की कैफियत तारी हो गई। उनको ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर मजलिस ने एक ऐसा सियासी फ़ैसला लिया है जिससे मजलिस को भी फ़ायदा होगा और रियासत तेलंगाना भी महफूज रहेगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप देखते हैं कि मजलिस के मुखालिफीन में सबसे ज़्यादा अगर कोई मजलिस की मुखालिफत करता है, एक भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे कांग्रेस पार्टी है। ये दोनों मिलकर अपने पसंदीदा हवारियों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनक़ीद करते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मजलिस ने ये जो फ़ैसला लिया, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे इसका जवाब दें। तो हुआ क्या, कांग्रेस के राहुल गांधी तेलंगाना को आए और तेलंगाना को जब आए तो राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कह दिया कि मजलिस पैसे लेके इलेक्शन लड़ती है। फिर राहुल गांधी की बहन साहिबा आए, कल मैं देखा मीडिया ने मुझे बताया कि भाई कहता है कि मजलिस पैसे लेके इलेक्शन लड़ती है, तो बहन बोल रही कि ओवैसी जी तेलंगाना में कम सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से बताना चाहूँगा, भाई साहब, आप मुकाबला असदुद्दीन से कर रहे हैं, कोई लल्लू पंजू से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो खड़े लोग हैं, सुनना, पब्लिक को सुनाने हैं तुम।
तो मैं इनसे ये अपील करूंगा कि पहले भाई बहन को बिठा के समझा लो। भाई एक बात कर रहा, बहन एक बात कर रहा, और तुम मामू से और ओवैसी से मुकाबला करने निकल रहे हो। बहन ये बोल रही कि यहां सीटें कम खड़ा करे, भाई ये बोल रहा है कि पैसे लेके खड़ा करते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह एक इल्जाम। दूसरा, बीजेपी के अमित शाह हैदराबाद को आए और आते ही उन्होंने, ऐसा दिख रहा था कि इंतजार में थे कि पेट में दर्द हो रहा है, हैदराबाद में उतरते ही मजलिस का नाम ले लूं। हैदराबाद में उतरे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लखत्तर बातें कर दी और यह भी कह दिया कि अगर हमको मौका मिले तो हम तेलंगाना से मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन 4% ख़त्म कर देंगे। मजलिस के वो तनकीद की और कहा कि हम मौका मिला तो तेलंगाना में यकसा सिविल कोड को नाफिज कर देंगे। तेलंगाना में बीजेपी का सदर ये बोलता है कि हम मुस्लिम अक़लियत के घरों पर बुलडोज़र चला देंगे। ये इनकी बातें आपके सामने है जो हालिया 3-4 दिन में मीडिया में रिपोर्ट की गई और आपने ज़रूर सुना भी होगा। मैं आपको एक बुनियादी वजह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत क्यों करती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वतन अजीज भारत में कभी भी आपकी क़ियादत ना रहे। बीजेपी और कांग्रेस हरगिज़ यही नहीं चाहती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो एक कमज़ोर और मगर एक गयूर कौम की नुमाइंदगी करती है, जिनको बेजुबान करने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों की, मुस्लिम अक़लियत की, दलितों की, कमज़ोरों की क़ियादत करे। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को लगता है कि अगर ये लोग, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बन जाएगी, इनके लोग कायद बनेंगे, तो फिर इनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या होगा कि कांग्रेस और बीजेपी जिस किसी रियासत में इख्तिदार पर है या बीजेपी वहां पर है, ये दोनों हमको फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। ये दोनों हमको फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। बीजेपी के सामने जब असदुद्दीन ओवैसी पूरे पार्लियामेंट में खड़े होकर दलील के साथ कानून के दायरे में रहकर बीजेपी की धज्जियां उड़ाता है, मोदी के कमजोरियों को आवाम के सामने रखता है। ट्रिपल तलाक का कानून मोदी जी ने 3 मरतबा लाया और तीनों मरतबा मैंने उस ट्रिपल तलाक के कानून को पढ़कर माहिरीन से बात करके पूरे कानूनी दलाइल के साथ उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो बीजेपी के लोग परेशान हो गए, कांग्रेस के लोग तो छोड़ दीजिए। फिर मोदी ने CAA NRC का कानून लेकर आया, उठाकर तकरीर आज भी पार्लियामेंट की वेबसाइट पर है। 6-7 मिनट की तकरीर में मैंने भारत के आईन के तहत ये बताया कि यह काला कानून है, यह कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, यह कानून मजहब की बुनियाद पर शहरियत देने वाला है। यह कानून अगर भारत में लागू होगा तो सबसे पहला टारगेट मुस्लिम अक़लियत को बनाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि लाओ अपने दादा की पैदाइश का सर्टिफिकेट लेकर आओ, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, तभी तुमको भारत का शहरी करार दिया जाएगा। मैंने बताया कि CAA को NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा और मोदी के 300 MPs के सामने मैंने एक साफ तौर पर कह दिया यह कानून काला कानून है और मैंने पूरी पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूं। तो बीजेपी को यह तकलीफ पैदा हो गई। यह कौन है? इसके सिर्फ 2 MP हैं और ये हमारे सामने खड़े होकर
मोदी अमित शाह के सामने खड़े होकर इस कानून के बिल को फाड़ दिया। फिर ये लोग यूएपीए का कानून लेकर आए। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा देखो आप। यूएपीए का कानून क्या है? दिल्ली में कोई भी एक एसआई इंस्पेक्टर बैठकर मदरसा मक्ते के किसी नौजवान को दहशतगर्द करार दे सकता है। उसके ऊपर उस नौजवान पर कोर्ट का कोई फैसला भी नहीं आया। मैंने उस कानून की धज्जियां उड़ा दी और बताया कि यह कानून इस्तेमाल होगा तो सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ। और कांग्रेस पार्टी, अमित शाह वो कानून को लेकर आए तो कांग्रेस पार्टी ने उस कानून की तायीद की। मैंने अपनी तकरीर में इन कांग्रेस के 40-45 एमपीज की तरफ देखकर कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे कायदीन जब इस कानून में बुक होकर जेल में जाएंगे और 3-3 साल जेल में सड़ेंगे, तब तुमको मेरी बात का यकीन होगा। तो कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े होकर बोले कि देखो ये क्या कह रहा है हमको। मैंने कहा जितने कानून टाडा बना, पोटा बना, यूएपीए बना, इस कानून का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किस पर हुआ? मुझ पर हुआ। किसके नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई? मेरे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई। किसके बच्चे यतीमी में अपनी बाप की जिंदगी में यतीमी की जिंदगी गुजारे? तो मेरे बच्चे। किसकी बीवी घर में अपना शौहर है मगर बेवा की तरह जिंदगी गुजारी? कौन? तो मेरी बहन गुजारी। किसकी मां मर गई तो उसके जनाजे में अगर किसी का बेटा नहीं आया तो मेरे घर में हुआ। बताओ ये कानून तुमने क्यों बनाया और तुमने क्यों इसकी तायीद की? उसके बाद पूरा पार्लियामेंट हिल गया। ये तमाम कांग्रेस और बीजेपी के लोग नाखून चाटते रहे क्योंकि मैं दलाइल के साथ ये बता रहा था, आदादो शुमार पेश कर रहा था। मेरे भाई, मजलिस से मुखालिफत की यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत के कोने कोने में जाकर कहता है कि अपनी सियासी क़ियादत बनाओ, लीडर बनो, एमएलए बनो, तब जाकर तुम्हारे मसाइल हल हो सकते हैं। बिहार में हम इलेक्शन लड़े, 5 एमएलए हमारे कामयाब हुए। 2015 से लेकर 2015 में हमने इलेक्शन लड़ा, हमको नाकामी मिली। 5 साल हम लोग खूब मेहनत किए। अख्तरुल ईमान की क़ियादत में इलेक्शन आए तो हमने वहां पर अलायंस में थे कुशवाहा साहब के साथ। 19 सीट हमको मिली, 5 एमएलए जीत गए। 5 एमएलए क्या जीत गए? ये लोग को ऐसा लगा कि आखिर क्या हो गया, ये कैसे जीत गए? और क्या करे ये लोग? 1 साल के अंदर मेरे 4 एमएलए को खरीद लिए कांग्रेस पार्टी वाले। क्यों खरीदे? क्योंकि जब वो 5 एमएलए जीत कर आए थे तो लालू प्रसाद यादव झारखंड की जेल में थे। यहां पर मेरे पास किसी को भिजाए और कहा कि लालू जी फोन से बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं बात करूंगा, इसलिए कि वो जेल में है और मुझे नहीं मालूम कि बात करने वाले वो है या नहीं है। मैं नहीं बात किया। तो लालू प्रसाद यादव ने वहां पर कहा ये नौजवान बड़ा जिद्दी है, ये अपनी कौम को उठाएगा और अगर ये आगे बढ़ेगा बिहार में तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। मुझे लोगों ने आकर कहा कि असदुद्दीन बात कर लो वरना ये लोग कुछ करेंगे। मैंने कहा मैंने इस अवाम को, सीमांचल की अवाम को वादा करके आया हूं कि मैं सत्ता नहीं चाहता हूं, मैं सीमांचल से इंसाफ चाहता हूं। नतीजा क्या निकला कि मेरे 4 एमएलए को खरीद लिया गया। आपको जानकर तकलीफ होगी कि कम ज़र्फों ने 50 लाख 80 लाख में अपने ईमान का सौदा कर लिया। 4 एमएलए जिसके लिए 5 साल में हैदराबाद से 1500 किलोमीटर दूर हफ्ते में 2-2 बार जाकर वो सीमांचल की सल्लाख जमीन पर मजलिस के लिए हमने काम किया था। आज आकर कांग्रेस पार्टी मुझ पर इल्जाम लगाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 4 एमएलए खरीद लिए तो 1 एमएलए ऐसा कमजर्फ निकला जिसको 60-70 लाख मिले। वो उसमें से टिकट खरीदा। किसके लिए टिकट खरीदा?
ये जो क्रिकेट का प्लेयर जुबली हिल से लड़ रहा है, इसका टिकट खरीद के हैदराबाद से दुबई लेकर गया और बिरयानी की दुकान का इफ्तिताह क्रिकेट प्लेयर से कराया, और दुकान का नाम क्या लिखा? हैदराबादी बिरयानी। माने हम अपना खून पसीना लगा दिए, ये कांग्रेस पार्टी ने उनको खरीद लिया। आप अंदाजा लगाइए मेरे दोस्त, क्या ये कौन सा काम कर रहे हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीमांचल को गया, सैलाब आया, मैंने इमदाद की, और सीमांचल की आवाम से मैंने कहा जो जमीर बेचने वाले थे वो चले गए, मगर जो तुम्हारे लिए मरने खड़ा हुआ है आज भी खड़ा हुआ है। मैं दोबारा आपसे वादा कर रहा हूं मख्ते में खड़े होकर कि आप देखेंगे कि उन्हीं 4 मुकामात से जो मेरे एमएलएस को खरीदे, इंशाअल्लाह मजलिस वहां से अपने अच्छे एमएलएस को मुंतखब करेगी और कांग्रेस को बताएगी कि तुम जिसको खरीदे वो जमीर फरोश थे, वो अपना ईमान बेचने वाले थे, तुमने धोखा किया, तुमने पीठ पर खंजर मारा सीमांचल की आवाम पर, इसीलिए हमसे दुश्मनी है। 4 एमएलएस को बर्दाश्त नहीं किए। फिर आप देखिए बीजेपी खिलाफ क्यों है। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, क्या तुमने नहीं देखा कि असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई, 5.5 फीट से गोलियां चलाई गई। अल्लाह का करम था, मेरा मौत का वक्त नहीं आया था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। क्यों गोलियां चलाई गई मुझ पर? क्यों चलाई गई बताओ? इसलिए चलाई गई कि मेरी आवाज को बंद करना चाहते थे। चलाने वाले कौन थे? चलाने वाले हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले थे। चलाने वाले इस मुल्क के संविधान और आईन से नफरत करने वाले थे। और गोलियां चलाने के बाद जब उनसे पूछा गया क्यों चलाए, तो उन्होंने कहा कि ये मोदी और योगी के बारे में बहुत बोलता है। बताओ आप, क्या मैंने जुर्म किया कि भारत के आईन के सामने रखकर आपके मसाइल को उठाता हूं तो कोई मुझ पर गोलियां चलाता है, कोई मुझे धमकियां देता है, और कोई रोज ऐसा दिन नहीं जाता जब मुझे कोई ना कोई नंबर से मैसेज आता कि ओवैसी कल का सुबह का सूरज नहीं देखेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का गुनाह सिर्फ यही है कि मजलिस ने 65 साल हैदराबाद में हमारे बुजुर्गों ने तेलंगाना में मेहनत की, और उसके बाद जब हम हैदराबाद से निकलकर औरंगाबाद को गए, मुझ पर इल्जाम कांग्रेस और बीजेपी क्यों गुस्से में है मुझ पर। औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट 19 साल से शिवसेना के पास थी, किसी में हिम्मत नहीं थी शिवसेना को हराने की। इम्तियाज जलील और वहां के हमारे 28 कारपोरेटर्स हैदराबाद को मेरे पास आए और आकर कहा कि असद साहब, औरंगाबाद में अपना एमपी जिताना है। मैंने कहा कैसे होगा? बोले आप इजाजत दीजिए, हम लड़कर औरंगाबाद में अपना एमपी कामयाब करेंगे। मैं दोबारा पूछा देखो ये मुमकिन है क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा कि सदर साहब आप कितने दिन देंगे औरंगाबाद में? मैंने कहा तुम जितने दिन बोलो मैं देने तैयार हूं। बल्कि मैंने तो औरंगाबाद की सरजमीन पर खड़े होकर कहा था कि अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे औरंगाबाद की सरजमीन में दफना देना। बड़ी मुबारक सरजमीन है औरंगाबाद की, औलिया अल्लाह की सरजमीन है। हम मेहनत किए, बेसरो सामानी के आलम में औरंगाबाद में हमने मेहनत किए। किससे मुकाबला कर रहे थे? मोदी, अमित शाह, उद्धव ठाकरे शिवसेना से मुकाबला कर रहे थे। किससे मुकाबला कर रहे थे? कांग्रेस और शरद पवार और राहुल गांधी से मुकाबला कर रहे थे। हम किसी भी एतबार से उनसे मुकाबला करने के फील्ड में नहीं थे, मगर लाखों सलाम हमारे मजलिस के औरंगाबाद के जिम्मेदारों पर कि अल्लाह ने उनको इतना बड़ा हौसला दिया कि उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे आखिर वक्त तक। और नतीजा क्या निकला कि इम्तियाज जलील ने 19 साल के शिवसेना और बीजेपी के एमपी को हराया। तो मोदी को गुस्सा, राहुल को गुस्सा, उद्धव ठाकरे को गुस्सा, या आखिर है कौन
जो हैदराबाद से उठकर आकर औरंगाबाद में अपने पार्टी के एमपी को जिताकर चला जाता है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, जब इम्तियाज जलील पार्लियामेंट में आए तो बीजेपी के लोग ऐसा उंगलियां बता बता कर घूर घूर के देख रहे थे। कांग्रेस के लोग बड़ी कोफ्त के साथ देख रहे थे कि हम इस सीट पर जीत नहीं सके। बताओ ये जीतना जरूरी था या नहीं था? जीतना जरूरी था ताकि औरंगाबाद की आवाम को मालूम हो जाए कि उनकी सही खिदमत करने वाले का नाम इम्तियाज जलील है। मेरे भाई महाराष्ट्र में 2 एमएलए मजलिस के जीते, मुफ्ती इस्माइल साहब और धूलिया से हमारे शाह साहब। इनको ये गुस्सा कि आखिर ये यहां पर आकर क्यों जीतता है। अरे उत्तर प्रदेश में पूछो आप, मेरा बल्दिया का एक चेयरमैन नहीं, 7 चेयरमैन है, 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कारपोरेटर है। इनको यही दुश्मनी है। ये क्यों आ रहा है? ये क्यों गरीबों में एक जुनून पैदा कर रहा है? ये सियासी इनकलाब पूरे मुल्क में पैदा करना चाहता है। तो बीजेपी क्या कहती है? ओवैसी नया जिन्ना है, ओवैसी नया जिन्ना है। अरे जिन्ना के पैगाम को ठुकरा कर हम यहां पर भारत को अपना वतन अजीज मानते रहे। जो जिन्ना को मानने वाले थे वो पाकिस्तान को चले गए, जो गरीब नवाज को मानने वाले थे वो भारत में रुक गए, क्योंकि हमारी सरजमीन है। आप देखिए बीजेपी के हर लोग बोले जी नया जिन्ना है। अरे कहां से मेरा ताल्लुक उस शख्स से है जिसने पूरे बड़े सगीर को बर्बाद कर दिया। हम जिन्ना के खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे। हम इनके जो है 2 नेशन थियरी कौन शुरू किया मालूम आपको? सबसे पहले तो हिंदुत्व की किताब लिखने वाले सावरकर ने लिखा था। फिर जिन्ना ने कहा, हमने दोनों को रिजेक्ट किया, मगर बीजेपी मुझे न्यू जिन्ना बोलती और कांग्रेस वाले बोलते मैं रजाकार हूं। कांग्रेस वाले बोलते मैं रजाकार हूं। यह कांग्रेस का जो तेलंगाना का सदर है, इसको मैंने बड़ा बेहतरीन नाम दिया है, याद रख लीजिए। इसका नाम है आरएसएस अन्ना। आरएसएस अन्ना है ये। तो आपको बताने का मकसद यह था कि बीजेपी और कांग्रेस क्यों मेरे मुखालिफ है। अरे तेलंगाना का इलेक्शन हो रहा है 119 सीटों पर, मगर 119 सीटों का जिक्र नहीं हो रहा है। सिर्फ आपके बेटे का, आपके भाई का, आप पर मर मिटने वाले का और आप इन तमाम के दूल्हे भाई का जिक्र हो रहा है पूरे तेलंगाना में। असदुद्दीन मजलिस, असदुद्दीन मजलिस। अरे मेरे भाई, मैं तो सिर्फ 9 सीट पर लड़ रहा हूं ना, क्यों तुमको बोलना पड़ता है मेरा नाम? मेरे तो 7 एमएलए हैं तेलंगाना में, 1 एमपी है तेलंगाना में, 2 कानून साज काउंसिल के मेंबर हैं, 44 अराकीन बल्दिया हैदराबाद में है, जलपल्ली में मेरा चेयरमैन है, भैंसा में मेरा 4 मर्तबा का चेयरमैन मेरा जाबिर है, निजामाबाद में मेरा डिप्टी मेयर है, कारपोरेटर है। मगर बताओ हैदराबाद को जैसा पहुंचते बीजेपी के कायदीन और कांग्रेस के कायदीन मजलिस को गाली देते हैं, मजलिस को गाली देते हैं। अरे मजलिस ही वो पार्टी है जिसने तुम दोनों से मुकाबला करके अपना एक सियासी मुकाम अल्लाह के फजलो करम से यहां पर बनाया। आज बीजेपी यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। अमित शाह आकर कह रहे हैं मैं रिजर्वेशन को खत्म कर दूंगा। अमित शाह, रिजर्वेशन को आप नहीं खत्म कर सकते। ये मुसलमानों को मजहब के नाम पर नहीं दिया गया। पीएस कृष्णन ने एक रिपोर्ट बनाई, समाजी और तालीमी पसमानदगी पर तेलंगाना और आंध्रा के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है, हर मुसलमान को नहीं मिलता। इसमें जो इसका कास्ट का नाम है उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो अमित शाह बोले यूसीसी लाऊंगा मैं। अमित शाह, यूसीसी भी आप नहीं ला पाएंगे। मैं आपको खुलकर बता रहा हूं कि तेलंगाना में बीजेपी को
खास तौर से गोशा महल से हराना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। निजामाबाद टाउन की सीट हराना पड़ेगा, कोरठला पे हराना पड़ेगा, निर्मल मधौल पर हराना पड़ेगा, आदिलाबाद में हराना पड़ेगा, करीमनगर टाउन की सीट पर हराना पड़ेगा, हुजूराबाद पर हराना पड़ेगा, मुशीराबाद पर हराना पड़ेगा, खैरताबाद में हराना पड़ेगा, अंबरपेट में हराना पड़ेगा। जो लोग मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, नोट कर लो। अगर तुम मुत्तहिदा तौर पर तेलंगाना की आवाम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेगी तो बीजेपी क्या चाहती है तेलंगाना में कि यहां पर एक कोalition की गवर्नमेंट बन जाए। बीजेपी 5 साल की तैयारी कर रही है, याद रखो मेरी इस बात को। अगर आप यकीन करेंगे तो यकीन करो मेरी इस बात का कि बीजेपी 5 साल की तैयारी कर रही है। अगर कोalition गवर्नमेंट बनेगी तो नुकसान तेलंगाना की आवाम का होगा, परेशानियों का सामना हमको करना पड़ेगा। याद रखो मेरी इस बात को। अल्लाह ने मुझे पूरे मुल्क को फिरने का मौका दिया, मैं देख चुका हूं। क्या तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा कि जिस प्रदेश में रियासत में बीजेपी की हुकूमत है, जो कैदी हैं हथकड़ियों में है, पुलिस उनकी हिफाजत कर रही है और 3 लोग आकर एक ही मिनट में उन दोनों को कत्ल करके चले जाते हैं। कभी आपने देखा कि हथकड़ियों में किसी को गोली मार दी गई? कभी तुमने सुना कि एनकाउंटर हो जाता है, पैरों पर गोलियां मारी जाती हैं? मेरे भाई, हम देख चुके हैं कि बुलडोजर से घरों को तोड़ दिया जाता है। अब जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर 300-400 मदरसे हैं, सबको नोटिस जा चुकी है। तो इसीलिए कह रहा हूं, आपको अपना वोट सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीजेपी की साजिश में उसको नाकाम करना पड़ेगा। आप बोलेंगे फिर कांग्रेस, ये आरएसएस। अन्ना, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, इस इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे बताओ कहां पर कर रहे हैं? मैं कहूंगा जाकर देखो गोशा महल, मैं कहूंगा जाकर देखो नामपल्ली, कि वहां पर बीजेपी के लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। तुम पूछोगे और बताओ सदुद्दीन, तो मैं कहूंगा निजामाबाद टाउन में जाकर देखो, मधौल में जाकर देखो, निर्मल में जाकर देखो, आदिलाबाद में जाकर देखो। तुमको मैं कई मिसालें दे सकता हूं। अरे अगर आप में सियासी जहन नहीं है तो सीखो मुझसे, मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। मेरा कोई इसमें सियासी फायदा नहीं है, बल्कि बाखबर कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तेलंगाना में बीजेपी यहां पर अपनी जड़ों को मजबूत कर सके। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करो। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हम पे इल्जाम लगाते गोशा महल क्यों नहीं लड़े। अरे दीवानों, सियासत की बहस मुझसे मत करो। मैं तो बार बार कह चुका हूं कि तुम कोई वक्त तय करो, टीवी, पूरे भारत के टीवी चैनलों को बुलाओ, तुम्हारे बड़े बड़े चाणक्य को बिठा दो मेरे सामने, एक नहीं 10 को बिठाओ, 10 से जी नहीं भरा तो 50 को बिठाओ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं, 10 मिनट तुम्हारे लोग मेरे सामने बैठ नहीं पाएंगे, मेरी जबान का, मेरे दलाइल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी मिलकर तेलंगाना में ये खेल कर रही है, और जो लोग कांग्रेस की तायीद कर रहे हैं, याद रखो ये फिक्र का मसला नहीं है, ये फिक्र का मसला नहीं है, ये सियासत का मसला है। ये फिक्र का मसला नहीं है, सियासत का मसला है। अगर आप में दूरअंदेशी नहीं है तो कम से कम जो देख चुका है उसकी बात का यकीन कर लो। इख्तियार आपका है, मगर याद रखो जब आफतें आएंगी, जब शहर और रियासत तेलंगाना का अमन बर्बाद होगा तो देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। आप नहीं देखे कि कर्नाटका में 5 साल तक गोश्त की दुकानें बंद थी, लेदर का कारोबार बर्बाद हो गया। ये बीजेपी ये करना चाहती है, इसलिए मैं आपको होशियार कर रहा हूं। और कांग्रेस
इनसे मिली भी है। ये शख्स जो कांग्रेस का सदर है, ये आरएसएस में था, फिर बीजेपी में गया। 1999 के असेंबली के इलेक्शन में किशन रेड्डी के साथ काम किया। मरहूम सैयद सज्जाद को आप लोग जानते होंगे, ये इसके साथ काम किया, मैंने अपनी आंखों से देखा इसको। फिर बीजेपी छोड़ा, तेलुगु देशम में गया और तेलुगु देशम की साइकिल को ऐसा बिठाया कि नायडू साहब हैदराबाद छोड़ के आंध्रा में चले गए। अब आया है कांग्रेस में, तो कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल मोहन भगवत के हाथ में। ये कठपुतली है और कांग्रेस वाले मेरी फोटो लगा के डाल रहे मोहन भगवत के साथ। मैं जब सच्चाई को बयान कर रहा हूं तो मेरी उनके साथ फोटो लगा रहे। अरे मेरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी और मोहन भगवत समंदर के दो अलहदा किनारे हैं। दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते। सुनामी भी आ जाए तब भी दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते। हां, कांग्रेस के कायदीन नागपुर पर जाकर अपना माथा टेकते हैं और असदुद्दीन ओवैसी दिन में 5 मरतबा अल्लाह के सामने भारत की जमीन पर सजदा करता है, मगर अगयारों के सामने नहीं, जालिमों के सामने नहीं। यह कांग्रेस पार्टी का यह मैसेज है, आपको बता रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि ये इलेक्शन सिर्फ खैरताबाद का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन तय करेगा कि तेलंगाना का मुस्तकबिल क्या होगा। तुम क्या फसाद चाहोगे या अमन चाहोगे, यह फैसला आपको करना पड़ेगा। तुम क्या तरक्की चाहोगे या फसाद बर्बादी चाहोगे। तुम क्या बच्चों के लिए स्कूल चाहोगे या फिर तुम कर्फ्यू चाहोगे। तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत चाहोगे या नहीं चाहोगे। तुम अपने बच्चों के सरों पर हिजाब पहनकर पढ़ाना चाहोगे या नहीं चाहोगे। तुम अपने कारोबार को और मजबूत करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। अरे वो दूसरी रियासतों में जो खौफ की कैफियत पैदा हो चुकी है, मैं वो खौफ यहां पर नहीं देखना चाहता हूं। आपने, हम सब ने मिलकर 9 साल में यहां पर कोई फसाद होने नहीं दिया। हां, मधोल भैंसा में 2 दिन कर्फ्यू लगा, मगर मजमूई तौर पर तेलंगाना पुरअमन रहा, कोई फसाद नहीं हुआ। 1 महीना पहले मिलादुन नबी का जुलूस आया। हम सब ने तय किया कि हमारे हिंदू भाइयों का गणेश का त्योहार है, वो जुलूस निकल जाए, हम 2-3 दिन के बाद मिलाद का जुलूस निकालेंगे। पूरी मुल्क में ये फैसला हैदराबाद में लिया गया। ये फिरका परस्त लोग, ये फाशिस्ट लोग अपना हाथ मसल कर रह गए कि आखिर ये क्या किया ओवैसी ने कि जुलूस को मुलतवी करा दिया। मगर मैंने कहा अमन बिगड़ेगा नहीं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होगा। हमने ये फैसला लिया, ये तमाम फिरका परस्त ताकतों को परेशानी हो गई। मेरे भाई, क्या तुमने नहीं देखा कि ट्रेन में एक ट्रेन का गार्ड दहशतगर्द की तरह नाम पूछकर गोलियां मार रहा था। 3 को गोली मार दी। एक मरने वाले का ताल्लुक बाजार घाट का था। तुमने अपनी आंखों से और कानों से सुना कि अकबर असेंबली में खड़े होकर इस बात का मुतालबा किया कि मरने वाले को बच्चों को एक्स ग्रेशिया मिले। सीएम ने कहा दूंगा, अकबर ने कहा बेवा को नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी का कागज दिया गया। मजलिस ने पूछा 2 BHK मिलना चाहिए, उस बेवा को 2 BHK ही मिल गया। एक और मरने वाले का ताल्लुक राजस्थान से था। कांग्रेस की हुकूमत है, पूछो इन कांग्रेसियों से, पूछो इनसे, 1 पैसा नहीं मिला उस राजस्थान के मरने वाले को। उसकी बेवा को कुछ नहीं मिला, उसके बच्चों को कुछ नहीं मिला। हैदराबाद में क्यों मिला? क्योंकि तुम्हारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा इत्तेहाद है, तुम्हारा दबदबा है कि हुकूमत ने जान लिया कि जब मजलिस ने पूछा है देना पड़ेगा। देना था राजस्थान में, नहीं दिए। राजस्थान में 1 पैसा नहीं दिया उसको।
जुनैद और नसीर को राजस्थान में घाटमी का एक जगह है, उनको यही गांव रक्षक जो गांव के नाम को, मुकद्दस नाम को बदनाम कर रहे हैं, जुनैद नसीर को घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा में ले जाकर जिंदा जला दिए। कौन पहुंचा जुनैद और नसीर के घर को? राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस का नहीं, असदुद्दीन ओवैसी गया। जब मैं नसीर के घर को गया तो यकीन मानो मुझे जानकर इतनी तकलीफ हुई। मुझे बताया गया ये 6 बच्चे हैं नसीर के भाई के, इसका भाई नीम पागल है। नसीर की जिम्मेदारी ये 6 बच्चों की थी। मैंने पूछा नसीर को कितने बच्चे थे? तो कहा नसीर को 5 बच्चे हैं। एक आदमी मर गया, 11 बच्चे यतीम हो गए। कितने पैसे दिए कांग्रेस ने? 15 लाख। कितने मिले अब तक? 5 लाख। बताओ, ये कांग्रेस की हुकूमत है। राजस्थान में उतने ही मुस्लिम अकलियत की आबादी, क्या बजट है मुस्लिम अकलियत का वहां पर? क्या बजट है मालूम आपको? 290 करोड़। क्या बजट है तेलंगाना में? क्या बजट है तेलंगाना में? 2200 करोड़। क्यों नहीं कांग्रेस बजट बढ़ाती वहां पर? यहां पर तो बड़ा डिक्लेरेशन किए, अरे वहां करना था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि मालूम वहां पर मजलिस अभी ताकतवर नहीं है। यहां पर दूल्हे भाई खड़े हुए हैं, लट लेकर इनसे देखना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। मरने वाले तो मर गए, मगर कुछ नहीं किया उन्होंने वहां पर। अब यहां पर हमको जो किया जा रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि तेलंगाना में, आपके खैरताबाद में, ये आपका एमएलए मोटा है नहीं है? मोटा है नहीं? उन्हें जोर से बोला है नहीं है? ये मोटा क्या किया? उसमें भी खामियां हैं, उनको दूध के धुले हुए नहीं है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में मोटा साहब ने, हम भी उसमें रोल अदा किए। मुस्लिम अकलियत को खैरताबाद की 28,360 बच्चों को एमटीएफ की स्कॉलरशिप मिली। कितने पैसे मिले? 9 करोड़। आरटीएफ में 28,185 मुस्लिम अकलियत के बच्चों को आरटीएफ मिला। कितने पैसे मिले? 46 करोड़। चीफ मिनिस्टर की ओर से स्कॉलरशिप मजलिस ने शुरू कराई। खैरताबाद के कितने बच्चे आपके बाहर की यूनिवर्सिटी में, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे? 129। कितने पैसे स्कॉलरशिप के दिए गए? 21 करोड़। शादी मुबारक के कितने लोगों को खैरताबाद में शादी मुबारक का चेक मिला? 3,735 लोगों को शादी मुबारक का चेक मिला। कितने पैसे उसमें मिले उनको? 31 करोड़ 55 लाख रुपए। फिर 1 लाख की माइनॉरिटी फाइनेंस की स्कीम 210 लोगों को दी गई। कितनी कीमत पैसे दिए गए? 2 करोड़ 10 लाख। इमाम मौजम को जो महाना ऑनरेरियम मिलता है खैरताबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 99, कितने महाना उनको पैसे मिलते? 4,80,000। कितने अब तक पैसे मिले उनको? 5 करोड़ 29 लाख। आसरा पेंशन कितना है खैरताबाद में? 4,345। मुस्लिम अकलियत कितने महाना उनको पैसे मिलते अकाउंट में? 1 करोड़ 90 लाख। कितने अब तक दिए गए? 102 करोड़ रुपए। कितने खैरताबाद के लोगों को इन स्कीमों में फायदा हुआ? 65,070। इन तमाम साल स्कीमों में कितने पैसे दिए गए? 216 करोड़ और 90 लाख रुपए। यह काम मजलिस ने किया। कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है हम पर। अरे इल्जाम तुम क्या लगाओगे? और कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि हम फुला कर देंगे। मेरे भाई, खबरस्तान का मसला है, जरूर है, मगर खबरस्तान के मसले में कोई ये नहीं बोलता आपको कि मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना की हुकूमत ने मजीदपुर, खानापुर, कोंदुर्ग में 72 एकड़ कब्रस्तान को दी और नुतंकल तुर्कापल्ली में
52 एकड़ यानी 110 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए दी गई है। यह काम मजलिस ने किया। यकीनन मैं मानता हूं आपकी इस बात को कि सोमाजी गुड़ा पे जो कब्रिस्तान की जमीन है वो आपको मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मिलेगी जमीन आपको। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत ने भी ऐलान किया मगर कब्रिस्तान की जमीन मिलेगी। मोटा कहीं भागने वाला नहीं है, उसको पकड़ लिए तो बैठ जाता हूं। फिर ईदगाह की दीवार को उठाना है, इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के पैसों से उठाने लगाएंगे। ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर मस्जिद अंसार के पास बहुत जरूरी है, यह काम होना चाहिए था, इसको करवाएंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोल्स जरा कमजोर हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की अपग्रेडेशन करना है, बड़ी बिल्डिंग बनाना है इंशाअल्लाह ताला, यह भी जरूरी बात है। एक गवर्नमेंट जूनियर डिग्री कॉलेज बच्चे और बच्चियों के लिए चाहिए, मगर यहां पर खैरताबाद में भी टेमरिस के स्कूल चल रहे हैं। पूरे तेलंगाना में 201 टेमरिस के स्कूल मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने कायम किए। 9.5 साल में 80,000 गरीबों के बच्चे और बच्चियां पढ़ के निकल गए। 1,30,000 पढ़ रहे हैं अभी। ये जूनियर कॉलेज में भी तब्दील हो गया। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बड़ा गणेश के पास, जरा वहां पर अपग्रेडेशन करना है। बसेस की जरूरत है, सिकंदराबाद और अफजलगंज जा रहे, और स्ट्रीट लाइट का मसला है। मैं आपको बता रहा हूं ये मसाइल हैं। मगर मेरे भाई, अब आप बोलेंगे इन मामू को क्यों वोट दो बोल रहे। मैं बीजेपी और कांग्रेस के बारे में आपको बता दिया। अहम बात अब बता रहा हूं आपको। यहां पर जो कांग्रेस की उम्मीदवार साहिबा है ना, उन्होंने पीजीआर की बेटी है ना, उनका भाई जुबली हिल का एमएलए था, है ना। अब भाई कहां है, बहन कहां है। ये कांग्रेस पार्टी पीजीआर की घर में एक दीवार को उठा दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर घर में दीवार ना उठा दे। इतना बड़ा लीडर था पीजीआर, मैं एमएलए था, 2 मरतबा असेंबली में साथ थे हम। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी खैरताबाद। ये कांग्रेस वाले गंदी निचली सियासत खेलते हैं। भाई को टिकट नहीं देते, बहन को देते हैं। अरे देना था भाई को भी, तुम्हारा वफादार था, मगर तुमने उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी बीवी को टिकट दिया। तुमने मलकाजगिरी में बाप बेटे को टिकट दिया, मगर जब बात आई भाई और बहन की, तो भाई और बहन में दीवार को खड़ा कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी आपके लिए। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, फिर आपको बता रहा हूं, मैं कल भी एक जलसे में इस बात को कहा हूं, अगर 2 पहलवान लड़ रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, और आपको मालूम कि दोनों में से जो भी जीतेगा, दोनों मेरे दुश्मन हैं, दोनों, मेरी बात को समझ नहीं आ रही आपको बात, दोनों मेरे दुश्मन हैं, तो आपका काम यह होना चाहिए कि 2 नहीं लड़ना, 3 लड़ना। 3 लड़ना, 2 नहीं लड़ना। 3 लड़े तो हम बैठ के देखना, हाथ में समोसा रहना या बड़े का कबाब दे के देखना, 3 लड़ रहे, तो 3 को जिंदा रखो। 2 अगर रहेंगे ना, तो दोनों भी आपके पीछे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। दोनों लड़ रहे मगर एक दूसरे को बोल रहे ओवैसी को नहीं छोड़ना है, देख दुक्कम दुक्की हो रही, मगर ओवैसी को नहीं छोड़ना है। मामू उतर गए तो मामू बोलेंगे असद भाई जरा बैठो, मैं देखता हूं इनको अभी। समझे आप, 3, 2 नहीं। और जहां कहीं भी एक इलाकाई पार्टी रही, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी अपने नापाक मंसूबों में नाकाम साबित हुई। जहां पर 2 पार्टी रही, वहां पर बीजेपी हमेशा ताकतवर रही, चाहे इख्तिदार में रहे या अपोजिशन में रहे। तो क्या होता, बीजेपी बोलती खत्म करो इन लोगों को, ये जिन्ना की औलाद है, निकाल कर फेंको। तो कांग्रेस क्या बोलती, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि कांग्रेस
डर की सियासत पर वोट हासिल करती रही, मजलिस उम्मीद की सियासत पर सियासत करती रही। यह फर्क है, आपको बता रहा हूं। तो आज कुव्वत का बैलेंस आपके पास होना चाहिए। 3 रहेंगे तो आपके पास बैलेंस रहेगा, अगर 2 रहेंगे तो आपको फुटबॉल बनाकर छोड़ देंगे। जो लोग आज कांग्रेस की तायीद करने का सोच रहे हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि मेरी बात को सोचो। आप सोचो मेरी बात को कि 3 रहना चाहे या 2 रहना चाहे। अज़ान के बाद फिर बोलो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इंशाअल्लाह ईशा की नमाज यहीं पढ़ के जाऊंगा मैं बाजमात। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि तेलंगाना की रियासत में 3 सियासी जमातों की ज़रूरत है, 2 की नहीं है। 2 अगर रहेंगे तो फिर हम तमाम के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मामू में भी बहुत से खूबियां हैं, बहुत से खूबियां नहीं हैं उनमें, मगर 3 रहना ज़रूरी है। जो लोग इस पूरी सियासी खेल को 2 तक महदूद करना चाह रहे हैं वो नादान हैं। उनको कोई तजुर्बा नहीं है सियासत का, वो उनमें दूरअंदेशी नहीं है, वो 5 साल या 10 साल दूर नहीं देख रहे हैं। अगर दूरअंदेशी होगी, अगर तड़प होगी, फिक्र होगी तो बोलेंगे नहीं 3 का खेल होना चाहिए, 2 का नहीं होना चाहिए।
कुव्वत तवाजुन आपके हाथ में रखो। आप अगर आप दो का खेल करेंगे तो याद रखो मेरी बात को, आपके कोई मसाइल हल नहीं होंगे। यहां पर 9 साल में 11,000 12,000 करोड़ अक़लियतों पर खर्चा हुए। जहां पे कांग्रेस है, पूछो कितना पैसा खर्चा हुआ अक़लियतों पर, दलितों पर। कितने स्कूल खोले गए। राजस्थान में एक रेजिडेंशियल स्कूल है, यहां 201 है मेरे भाई। तो 3 का खेल होना चाहिए। चौथा तो आपका मंजलिस है, आपका खादिम है। ये 3 लड़ेंगे तो हम आराम से अपने अपने काम, अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे। ये मकसद एक ही है कि 2 का खेल हो जाए। और ये लोग जो 2 का खेल करना चाह रहे, ये अपना ईमान बेच चुके हैं। ये अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, इनकी नादानी है, कमजोरी का ये। इनको सोचना चाहिए कि निजामाबाद की सीट में नहीं लड़ा, 44%, गोशा महल 27%। यही कांग्रेस ने 2018 में उम्मीदवार खड़ा किया। मैंने कहा मत खड़ा करो। 27,000 वोट लिए और बीजेपी 17,000 वोट से जीत गई सीट को। और मुझसे पूछते क्यों खड़ा किए, नहीं खड़ा किए। अरे मैं निजामाबाद में 44% है, मेरा डिप्टी मेयर है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी सियासत आपके लाशों पर हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कामयाबी आपके नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करके हो जाए। सीने पे पत्थर रखना पड़ा मुझे निजामाबाद के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि मेरी इस बात पर गौर करिए। आप अंदाजा लगाइए कि मंजलिस क्या करना चाहती है और लोग क्या माहौल पैदा करना चाहते हैं। क्या आप अगर मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो आप मामू का साथ देंगे 30 नवंबर को? हाथ उठाकर बताइए, मामू का साथ देंगे? तो 30 नवंबर के दिन मामू का साथ दीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, तेलंगाना जिंदाबाद, तेलंगाना जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। अरे मख्ते के लोगों में आवाज क्यों नहीं आ रही? आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस। मालूम होना इन लोगों को, आरएसएस अन्ना को भी मालूम होना। ये आरएसएस अन्ना हमारी शेरवानी पे तनकीद किए। अरे असद साहब जिंदा ही रहते, नहीं फिक्र मत करो, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। इन्हें मेरी शेरवानी पे आ गया, इसको नहीं मालूम शेरवानी परेशानी भी है। शेरवानी पे आ गया। खैर ठीक है, अपनी जबान से तूने नफरत का इजहार ही कर दिया। जो तेरे बाद दिल में छुपी थी, जालिम तेरी जुबान पे आ ही गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि जहां पर मजलिस नहीं है वहां पर मामू का साथ दीजिए। और बीजेपी और कांग्रेस, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस आरएसएस की मां है और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। अब हमारे मुल्क के वजीर आजम हैदराबाद को आएंगे और बोलेंगे, भाइयों बहनों, ओवैसी ऐसा करता है। अब तो हद ये हो गई कि राहुल गांधी की बहन भी बोल रही है कि ओवैसी सीट को कम खड़ा किए, क्या कि वो किए। मैं बोलूंगा, मोहतरमा, आपको नहीं मालूम, ये हैदराबाद में हम लोग 3 मार करते, 3 मार अब जब हम करते तो आपको नहीं मालूम होगा। पहले आप देख लो कि आप ये जानो। ने हो गया, एक बार रुक गए हम लोग, एक बार रुक गए, एक मस्जिद के लिए रुक गए, नमाज अज़ां के लिए। अमेठी की सीट राहुल गांधी कैसे हारे? मैं नहीं था, डील कर लिए थे। सिकंदराबाद की पार्लियामेंट में मेरा कैंडिडेट था, आप लोग बीजेपी को वोट दिए सिकंदराबाद के पार्लियामेंट इलेक्शन में। कितने नहीं दिए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, डरो। कोई कैसा जीती बीजेपी? कैसा जीती? यही कांग्रेस की वजह से। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप लोग 30 नवंबर के दिन अच्छा फैसला लीजिए
जहां पे मजलिस है वहां पर पतंग को डाल के खींच दीजिए सबको, और जहां पे मजलिस नहीं है वहां पर मामू को कामयाब करिए, मुस्तकबिल को सामने रखकर अच्छा फैसला लीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।